हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 73 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं और उन विभिन्न प्रश्नों का तथ्यात्मक विश्लेषण के द्वारा उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला सवाल है, ये जो है मैथ का पहला सवाल है। एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो कमरे के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? 17 मीटर, 6√3 मीटर, 4√6 मीटर या 12√12 मीटर। तो हमें दिया गया है कमरे की लंबाई बराबर 12 मीटर, ये 12 मीटर है, चौड़ाई बराबर 9 मीटर है और ऊंचाई जो है 8 मीटर है। तो चूंकि कमरे का विकर्ण बराबर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √12 का स्क्वायर, लंबाई 12 मीटर है प्लस चौड़ाई 9 मीटर है तो 9 का स्क्वायर और ऊंचाई जो है 8 मीटर है तो 8 का स्क्वायर बराबर 144 बराबर हो जाएगा √144, 9 81, 8 28 64। सबको जोड़ते हैं तो 4 1 5 4 9 तो बराबर हो जाएगा √9, 6 8 14 4, 14 4 18, 1 1 2 289 बराबर 17 मीटर। तो हमारा उत्तर होगा कमरे का जो विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई 17 मीटर होगी। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, मैथिल कोकिल के नाम से बिहार के किस विद्वान को जाना जाता है? तो जैसा कि हमें जो ऑप्शन दिया गया है वह है मंडन मिश्र, विद्यापति, भिखारी ठाकुर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। ये शिव के अनन्य भक्त थे, तो इन्हें जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति ने बहुत सारे मैथिली में गीत लिखे हैं, तो हमारा उत्तर होगा विद्यापति। हमारा तीसरा सवाल है स्टूडेंट, लैगून क्या है? तो लैगून एक प्रकार का तालाब है, एक प्रकार का झील है, एक प्रकार का झरना है या एक प्रकार का जलप्रपात है? तो स्टूडेंट, लैगून जो है एक प्रकार का समुद्री झील है। जब समुद्र से कोई उथला भाग जो है जल से मुख्य भूमि से अलग हट करके एक नए तालाब के रूप में विकसित होता है, तो उसको लैगून कहते हैं। ये समुद्र में बनता है और इसका पानी जो है नमकीन होता है, क्योंकि समुद्री जल के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। तो लैगून जो है भारत का सबसे बड़ा लैगून यानी झील जो है चिल्का झील है। तो हमारा उत्तर होगा एक प्रकार का झील, एक प्रकार का झील। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बांगर, खादर, रेगूर या लोयस? तो हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी को लोयस मिट्टी कहते हैं। जबकि गंगा का जो मैदान है उसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। रेगूर मिट्टी, ये ऑप्शन 3 है, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है, तो हमारा उत्तर होगा रेगूर मिट्टी। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगूर मिट्टी है। हमारा उत्तर होगा
रेगूर मिट्टी। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं कि सूचना का अधिकार कानून भारत में किस वर्ष लागू हुआ, 2007 में, 2001 में, 2004 में या 2005 में। तो सूचना का अधिकार कानून जो है 12 मई 2005 को संसद के द्वारा पास किया गया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस कानून के ऊपर हस्ताक्षर किया, जबकि 12 अक्टूबर 2005 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत के राज्यों में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। सूचना का अधिकार कानून भारत में सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था 2005 में। तो स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा 2000 में और पूरे भारत में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 6 है, मलेरिया से संक्रमित किसी व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है। आरबीसी की यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं की, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स की या प्लाज्मा की। तो जैसा कि आप जानते हैं मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। इसके कारण मनुष्य में मलेरिया रोग होता है और प्लाज्मोडियम जो है हमारे आरबीसी को खाता है यानी रेड ब्लड सेल्स को ही खाता है। तो स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा आरबीसी, आरबीसी या हिंदी में इसको कहते हैं लाल रक्त कणिका। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ। तो जैसे 1965 में, 1962 में, 1955 में, 1948 में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि परमाणु ऊर्जा आयोग जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में अध्यक्षता में गठित होने वाले एक परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक संस्थान है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 3 अगस्त 1948 को, 3 अगस्त 1948 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे होमी जहांगीर भाभा। प्रथम अध्यक्ष का नाम था, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं स्टूडेंट 2018 से अभी जो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है नीलकंठ व्यास। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष जो हैं नीलकंठ व्यास है, कंठ व्यास। और पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को, इन अंगों में से कौन सा पादप अंग यानी पौधों का अंग एक श्वसन अंग है? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट होता है कि हमको सांस लेने वाले पौधों के सांस लेने वाले अंग के बारे में बतलाना है। तो हमें स्टूडेंट पौधों में पत्ती जो होता है वह प्रमुख श्वसनांग होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। और इन स्टोमाटा के माध्यम से डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा यानी विसरण की क्रिया के द्वारा
पत्तियां जो है श्वसन का कार्य करती हैं या गैसों का विनिमय आदान प्रदान करती हैं? तो हमारा उत्तर होगा पत्ती। पत्ती में जो पोर्स होते हैं उसको कहते हैं स्टोमाटा, जिसकी सहायता से गैसें किसी पौधे के शरीर में बाहर जाती हैं या अंदर ली जाती हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 9 है, स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई में मापा जाता है? तो स्वर्ण यानी सोने की शुद्धता को तो माइक्रोन में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं या पौंड में मापते हैं। तो सोने की शुद्धता को सामान्यतः कैरेट में मापा जाता है। शुद्ध सोना जो होता है स्टूडेंट वह 24 कैरेट का होता है और उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। अतः सोने में कुछ भाग अन्य धातुओं जैसे तांबा या चांदी को मिला करके जो है उसको कठोर बनाया जाता है और उस कठोर स्वर्ण का जो अशुद्ध हो जाता है उसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 10 है स्टूडेंट, इनमें से किस माध्यम से गुजरते हुए प्रकाश की चाल या गति न्यूनतम होगी? निर्वात से। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है, 2,99,000 किलोमीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल जो है स्टूडेंट 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अतः कांच वह माध्यम है जिससे गुजरते समय प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कांच। कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चाल होती है। जल में 225 कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,25,000। वायु में 2,99,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चाल होती है। तो हमारा उत्तर होगा कांच। स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की या पशुपति की? तो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं पशुपति यानी भगवान शंकर की पूजा करते थे। हमारा उत्तर होगा पशुपति की। पशुपति की। स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 12 है, माई गर्लहुड एन ऑटोबायोग्राफी के रचनाकार कौन है? अरुंधति राय, तस्लीमा नसरीन, शोभा डे या मेधा पाटेकर? तो 2001 में तस्लीमा नसरीन ने माई गर्लहुड नामक एक ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा लिखी थी, ऑटोग्राफी की रचना की थी। तो हमारा उत्तर होगा तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन ये बांग्लादेश की लेखिका है। इन्होंने लज्जा नामक उपन्यास को लिखा था, जिसके कारण बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इनकी हत्या करने का प्रयास किया। उसके बाद ये लगातार दूसरे देशों में शरणागत की जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 13 है, मानव शरीर में कहाँ प्रतिरक्षी का निर्माण होता है? प्रतिरक्षी का मतलब होता है एंटीबॉडी। लसिका में, यकृत में, स्प्लीन में यानी प्लीहा में या अस्थि मज्जा में? तो मानव शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण जो है हमारे लाइम्फ सिस्टम में होता है लसिका में। हमारा उत्तर होगा लसिका में। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं स्टूडेंट। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, लुई 16वां की पत्नी कौन थी? लुई 16वां फ्रांस का एक राजा था, जिसके समय फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में संपन्न हुई थी।
तो लुई 16वां की पत्नी का नाम बतलाना है, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, जोसेफिन या मेरी इंतवानेत। तो मेरी इंतवानेत ये स्पेन की रहने वाली थी, ये लुई 16वां की पत्नी थी मेरी इंतवानेत। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। 900 रुपया को ए बी और सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा? 120 रुपया, 130 रुपया, 150 रुपया या 170 रुपया। तो देखते हैं, कुल रुपया है 900, अनुपात क्या है? 4:5:6। तो 4:5:9 15। तो 1500 में अगर हम 15 से 900 में भाग करेंगे कुल रुपया में, कुल अनुपात से 15 छक्का 90, तो एक अनुपात का आएगा 60 रुपया। तो ए की हिस्सेदारी हो जाएगी, 4 अनुपात है तो 4 × 60 बराबर हो जाएगा 6 4 की 24। बी का हो जाएगा 5 × 60 बराबर हो जाएगा 6 5 30। और सी का हिस्सेदारी हो जाएगा, सी का हिस्सेदारी 6 है तो 6 × 60, तो 6 छक 36, 360 रुपया। सबको जोड़िए 900 आ जाएगा। अब अंतर 360, तो 360 माइनस 240 बराबर 120 रुपया आंसर आएगा। हमारा उत्तर होगा 120 रुपया। अब देखते हैं इसको ट्रिकली हम कैसे बनाएंगे। अनुपात का योग देखते हैं। एक तरीका तो ये है, ऐसे भी हम बना सकते थे। दूसरा है ट्रिकली कैसे बनाएंगे। तो अनुपात का योग, बराबर कितना हो जाएगा? 4 5 9 6 15। ठीक है, तो इसलिए ए और सी का अंतर होगा ए और सी दो लोग हैं तो 2 बटे टोटल रुपया कितना है? 900 और अनुपात का योग कितना है? 15 15 छक्का 90, 60 दूनी 120। इस प्रकार स्टूडेंट हम इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा 120 रुपया होगा। तो आज हमने सामान्य ज्ञान के भाग 73 में आपके समक्ष 15 नए प्रश्नों के बारे में आपके समक्ष 15 नए प्रश्न रखे और बारी बारी से उन प्रश्नों का उत्तर जानने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर कीजिए तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।